उस औरत ने, या कहें उस औरत जैसी दिखने वाली एक एंटिटी ने वेदा के सर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ हवा में किया। तेज रोशनी हुई और वेदा अतीत के पन्नों को पलटते हुए देखने लगे। आसपास का नज़ारा एकदम से बदल गया। वो उसी जंगल में थे और अभी भी रात थी, पर अब उनके आसपास कोई भी नहीं था। तभी उन्हें बहुत से लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। वेदा उस दिशा की ओर गई तो वहाँ पर वही लोग थे जो वेदा को उस एंटिटी के साथ दिखाई दिए थे। वो खुशियाँ मना रहे थे। सब घेर कर एक लड़की को खड़े थे जिसकी उम्र करीबन 18 से 19 साल की थी, या शायद इससे भी कम। उसे लाल रंग के कपड़े पहनाए गए, फूल से बना ताज पहनाया गया और बड़ी बड़ी चूड़ियाँ, ठीक वैसे ही जैसे उस एंटिटी ने पहनी हुई थी। उन्होंने एक मूर्ति के सामने माथा टेका और वो सब फेरी लगाने लगे। वेदा समझ गई कि ये लड़की वही एंटिटी है। पालकी लोग गाना गाते हुए यहाँ वहाँ जंगल में घुमाते हैं। जानवर भी उसमें शामिल थे। वेदा को समझ आ गया कि ये वही आदिवासी हैं और इनका वो त्यौहार मना रहे हैं। और शायद ये वही रात है जिस रात ये एकदम से गायब हो गए थे। वेदा उनका पीछा करते हैं। सब सही से हो रहा था कि तभी गाड़ियों की आवाज़ आई। गोली चलने लगी और एक जानवर घायल होकर नीचे गिर गया। शिकारी आ गए। उन आदिवासियों ने उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके पास हथियार थे। जो उनका सामना करने चाहता वो उसे गोली मार देते। ऐसे में एक हट्टा कट्टा आदमी आगे आया और उन शिकारियों से लड़ने लगा। ये शायद आदिवासियों का मुखिया था। शारीरिक रूप से हम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, पर गोली लोहे जैसे शरीर को भी चीर कर निकल जाती है। और यही मुखिया के साथ भी हुआ। वो राजकुमारी चिल्लाई, पर उसकी नज़रों के सामने जानवरों को मारा जाने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, चलो यहाँ से, हमें वहाँ पर जाना होगा। सब उस दिशा की ओर भागे। गोलियों की आवाज़ रुकी नहीं। सब उसी जगह पहुँचे जहाँ पर बिरजू और मंगलू मरे मिले थे। वो लड़की जो राजकुमारी थी, वो रोते हुए आसमान की ओर देखती है और ज़मीन पर कूदती है। उसने वहीं पड़ी लकड़ी को उठाया और उसका नुकीला हिस्सा अपने हाथ पर मारा, जिससे खून गिरने लगा। ये खून ज़मीन में जा रहा था। मैं इस जंगल की राजकुमारी आज इस जंगल की रक्षा नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं आज बलिदान देने जा रही हूँ, खुद का और अपने साथ में इस गांव वालों का। अगर आसपास मेरे से ताकतवर कोई भी है जो मेरी मदद कर सके, वो चाहे इस दुनिया का हो या किसी और दुनिया का, मैं उसे अपनी आत्मा समर्पित करती हूँ और साथ ही मेरे गांव वालों की आत्मा भी। पर इसके बदले इन्हें मारना होगा, इन पापियों को ख़त्म करना होगा और इस जंगल की रक्षा करनी होगी। मैं बलिदान दे रही हूँ, खुद के जिस्म का, खुद की रूह का। इतना बोल उसने वो लकड़ी अपने सीने में डाली और ठीक सारे आदिवासियों ने ऐसे ही किया। उनके शरीर से खून की एक धारा बहने लगी। बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। एकदम से मौसम बदला। वो तेज बारिश में जितना खून था वो एक धार से बहकर पेड़ के पास जाने लगा। वही पेड़ जिस पर वो एंटिटी बैठी हुई थी। वो पेड़ खून सींचने लगा और अचानक से हिलने लगा। वेदा सेंस करने लगे कि उसके अंदर कोई है जो उस खून को पी रहा है। वेदा उस पेड़ के पास गए तो वो पेड़ अंदर से खोखला होने लगा। एकदम से उसमें छेद हुआ, जिससे बड़े बड़े सफ़ेद कीड़े निकलने लगे जो उस लड़की की ओर बढ़ने लगे और आदिवासियों की ओर। उन्होंने उनके शरीर को खाना शुरू किया और तभी उनकी रानी निकली, जो खुशी उस लड़की के अंदर। और वेदा के देखते ही देखते जहाँ वो लड़की मरी वहाँ पर एक पेड़ उग गया, और जहाँ पर वो आदिवासी मरे वहाँ पर भी पेड़ उगने लगे। कुछ देर की शांति के बाद बारिश रुकी। उस पेड़ से बड़ा कीड़ा गिरा
जिसका शरीर फूलने लगा। वो गुब्बारे की तरह फूला। वो एक ककून का रूप ले लेता है और उस ककून से जो निकलता है वेदा उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये वही एंटिटी थी। लाल कपड़े, सर पे फूलों का ताज और हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियाँ। और ऐसे बन गई वो उन कीड़ों की रानी और इस जंगल की राजकुमारी। उसने जाकर सबको मारा, पर तब कीड़े नहीं निकले, क्योंकि शायद वो कीड़े तब उन आदिवासियों को खा रहे थे। उसके बाद वो वापस आई, उस पेड़ में गई और शायद उस पेड़ में जाकर सो गई। वो जाला जो शायद वेदा ने देखा था वो इसी का था। अब वेदा को पूरी कहानी समझ आई। शायद बिरजू और मंगलू ने जब इस पेड़ को काटा तो इसमें सो रही ये राजकुमारी जाग गई और अब वो उनको मारना चाहती है जो जंगल और जानवरों को नुकसान पहुंचाने आए हैं। और इसका आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हर इंसान को मारने पर लग गई है। एकदम से वेदा प्रेजेंट में आए, जहां वो सारे आदिवासियों की आत्मा को हो हल्ला करते हुए देख रहे थे। वो तेंदुआ जा चुका था और वो राजकुमारी जो कि डेड प्रिंसेस ऑफ जंगल बन चुकी थी, वो वेदा के पास आई और बोली, तुमने मेरे बच्चों को मारा, मेरे वो कीड़े, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। उतनी देर में उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे से निशांत और ऑफिसर सिंह आ गए और वो ये सब देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। वो उन आदिवासियों को और राजकुमारी को देख पा रहे थे। आदिवासियों ने उन दोनों पर हमला किया, जिस पर खुद को बचाने के लिए वो गोली चलाती, पर गोली आदिवासियों के आर पार हो जाती। वो दोनों काफ़ी डर गए कि तभी हवा की रफ्तार से तेज वेदा उनके सामने आए और अपनी पूर्ण शक्तियों का वाहन करते हुए वो बोले, मैं चाहता नहीं था कि तुमसे लड़ूं, पर क्या करूं, तुम्हारा तरीका बहुत गलत है। तुम निर्दोषों को भी मारना चाहती हो। इतना बोल वेदा उन आदिवासियों से लड़ने लगे और एकाएक कर उन्होंने सारे आदिवासियों को धूल चटा दी। निशांत और ऑफिसर सिंह ये देखकर खड़े के खड़े रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि वेदा इतने पावरफुल हैं। हालांकि एजेंट केपी भी पावरफुल थे, पर इतने नहीं कि एक साथ इतने स्पिरिट्स को धूल चटा दें। तू मुझसे लड़ेगा? मैं इस जंगल की राजकुमारी हूँ, चला जा यहाँ से, अभी भी मौका है, चला जा। जिस पर वेद अपनी बाजुएं ऊपर करते हैं, आगे आते हैं और कहते हैं, अरे हाँ ठीक है, ये डायलॉग बहुत सुना है। देख, तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और रही बात मैं तुझे हरा पाऊंगा या नहीं, तो सुन, तुझे तो मैं धूल चटा दूंगा। अभी भी मौका दे रहा हूँ, सो जा जैसे सोई हुई थी। अगर तुझे रहना है तो तू इस जंगल में रह, इस जंगल की और जानवरों की रक्षा कर। जो उसे नुकसान पहुँचाने आए तो उन्हें मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, तेरे कीड़े उन्हें ना खाएं, वरना वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे और फालतू का बवाल होगा। बोल क्या करेगी? जिस पर एकदम से वो राजकुमारी वेदा के पास आई। उसने वेदा पर हमला किया, पर वेदा ने एक हाथ से ही उसे रोक दिया और उसे दूर फेंका। अरे रुक जा, पूरे फॉर्म में तो आने दे, चल अब आ जा। वेदा ने अपनी आंखें बंद करके खोली तो वो पूरी सफ़ेद हो गई। उनका वो टैटू चमकने लगा और वो हवा में फ्लोट करने लगे। ये देख निशांत और ऑफिसर के मुंह खुले रह गए। अब उस राजकुमारी और वेदा में लड़ाई शुरू हुई, पर वेदा उसे बहुत ही आराम से हरा पा रहे थे और उसे उठा उठा कर यहाँ वहाँ पटक रहे थे। अपनी तलवार का उन्होंने आह्वान किया। तलवार उनके हाथों में आई, सीधा वो राजकुमारी की तरफ बढ़ी कि तभी एक तेज बिजली कड़की और वहाँ पर मौजूद सबसे बड़े पेड़ पर जाकर गिरी। वही पेड़ जिससे वो कीड़े की रानी निकल कर गई थी। सब साइड में हुई। वेदा समझ नहीं पाई कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आसमान में काले बादल नहीं थे, मौसम साफ था, तो ये बिजली कैसे कड़की कि तभी वेदा को सेंस हुई एक पावर, एक बेहद ही नेगेटिव पावर जो शायद कैद थी पिछले कई सालों से। वेदा समझ गए कि अब कौन आने वाला है।